करते हैं किसी रीजन पर से अपना वीडियो पुश हो गए थे। सो देखिए कंटिन्यू करते हैं। एन ओल्ड बिल्डिंग हैज फ्यूचर लाइफ 15 साल, मतलब कोई भी बिल्डिंग है उसका फ्यूचर लाइफ 15 साल बचा हुआ है। द रेट इंटरेस्ट ऑफ द वन ऑन कैपिटल 7%, मैंने रेट इंटरेस्ट दिया है मतलब आय दिया हुआ 7%। इफ़ द कोफिशियंट ऑफ द एनुअल सिंकिंग फंड, कोफिशियंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड इज 0.43, मैंने कोफिशियंट ऑफ एनुअल जो सालाना होता है एनुअल 0.43 होता है, देन द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ईयर परचेज। द ईयर परचेज का वैल्यू क्या हो जाएगा वो कह रहा है। ईयर परचेज का वैल्यू पूछ रहा है, मैंने रेट इंटरेस्ट दिया है और कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड भी दिया है, आई मीन एस भी दिया हुआ है। तो ये वैल्यू ऑफ द ईयर परचेज, द ईयर परचेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ईयर परचेज 1/i+s, 1/i+s होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 0 मैंने 7%, तो उसको चेंज कर लीजिए तो 0.07 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंकिंग मतलब कोफिशिएंट ऑफ द एनुअल सिंकिंग फंड कितना होता है तो 0.43 होता है। तो 0.07 प्लस 0.3 i+s में पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 आंसर है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कह रहा है आपको कि यहाँ वर्केबिलिटी से क्वेश्चन है कि वर्केबिलिटी किसका किसका क्या हो जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले आप मास कंक्रीट रहेगा तो वर्केबिलिटी कितना हो जाएगा 25 से 75 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रेनफोर्स्ड लाइटली रेनफोर्स्ड बोल रहा है, ये सब नहीं, लाइटली रेनफोर्स्ड बोल रहा है। और भी किस में बोल रहा है, स्लैब में, बीम में, वॉल्स में, कॉलम में, स्ट्रिप फुटिंग में, सब में लाइट रेनफोर्स्ड रहेगा तो क्या वर्केबिलिटी 25 से 75। वही करेगा हाईली रेनफोर्स्ड स्लैब बीम, अगर हाईली रेनफोर्स्ड है तो हाईली रेनफोर्स्ड स्लैब हो या तो बीम हो या वॉल हो या तो कॉलम है, कोई भी हो, स्लैब में स्लैब हो जाएगा या तो बीम हो जाएगा या तो वॉल होगा या तो कॉलम होगा, वो भी हैवली रेनफोर्स्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए 50 से 100 होगा। जैसे भी हैवली रेनफोर्स्ड बोलेगा तो रेनफोर्स्ड में जानते हैं ना, बगल से धारी जैसा काटा हुआ रहता है तो वो रहता है ना, तो उसके लिए 50 है, लपटा रहेगा 5 जैसन, तो 50 से 100 हो जाएगा हैवली रेनफोर्स्ड में। अब कह रहा है स्लिप होमवर्क पंप्ड कंक्रीट, अगर भाई देखो स्लिप होमवर्क है पंप कंक्रीट रहेगा तो उसका वर्केबिलिटी क्या होगा, स्लिप होमवर्क पंप कंक्रीट, याद रखिए स्लिप होमवर्क पंप कंक्रीट बोल रहा है तो पंप में 75, पंप कंक्रीट में 75 से 100 हो जाएगा। ओके। इन सिटू पाइल ट्रेंच फिल, पाइल कहा ना तो पाइल में सीधे 100 पहुंचना है, पाइल कहेगा तो सीधे 100 पहुंचना है, तो अगर पाइल कहा तो 100 से 150 हो जाएगा। फिर ट्रेमिन कंक्रीट, अगर भाई इधर ट्रेमिन कंक्रीट है तो क्या होगा, अगर भाई इधर ट्रेमिन कंक्रीट है तो इसके लिए 150 से 200 हो जाएगा। ओके, तो कंफर्म हो गया होगा, मिला लीजिए। अगर भाई इधर मास कंक्रीट रहेगा तो 25 से लेकर 75 तक जाएगा। मास कंक्रीट 50 याद आ रहा है ना, वो पीछे वाला याद आ रहा है, वो भुलाइए, 25 से 75 हो जाएगा मास कंक्रीट। अगर भाई लाइट रेनफोर्समेंट रहेगा तो, अब हैवी रेनफोर्स्ड रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा कच्ची, हैवी रेनफोर्स्ड बोला है ना तो ये 50 से लेकर 100 तक जाएगा, उसमें 75 था इसमें 100 हो जाएगा। स्लिप फॉर्म और पंप रहेगा तो 75 से 100 हो जाएगा, पाइल में कहेगा तो 100 से 150 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है ना आपका कि मतलब अगर भाई फ्लाई एस कर ऐड करते हैं तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में, क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लाई एश से। सबसे पहले होगा कि परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, इतना फ्लाई एश ऐड कीजिएगा तो उसमें छिद्र वगैरह नहीं रहेगा, वो आन के फील हो जाएगा वहीं पे, तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसको स्थिति में क्या हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस, पहले परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपका रिड्यूस हो जाएगा। ओके ना, तो परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है ना, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस हो जाएगा किससे, फ्लाई एश से, पहला। दूसरा, इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सल्फेट अटैक, जो सल्फेट अटैक होता है ना उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा फ्लाई एश से। क्या हो जाएगा आपको फ्लाई एश से, कि अब कंक्रीट जो है ना उसका मतलब सल्फेट अटैक होता है कंक्रीट पे, वो इम्प्रूव हो जाएगा। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन इन कंक्रीट सच सब्स्टिट्यूट 30%, फ्लाई एश मैंने वो नहीं ज़्यादा मत देखिए कि इसमें ये देखिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना वो भी कम जाता है, फ्लाई एश से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम जाता है। ओके ना, फिर आगे देखिए कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द एयर इंटरिंग एजेंट, रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट ऑफ एयर इंटरिंग जो एजेंट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपका इनिशियल सेटिंग टाइम हो वो भी कम जाएगा। तो 4-5 इसमें पॉइंट है जो देखते हैं क्या क्या हो जाता है फ्लाई एश से। पहला हो जाता है आपको कि परमेबिलिटी घट जाएगा, सल्फर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सल्फर अटैक से बढ़ जाएगा वो, फिर रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। ओके ना, उसका रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द एयर इंटरिंग एजेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा, इनिशियल सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ए में आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में सबसे पहले याद रखिए ना कि जो डाटा आंसर आता है वो 3.5 से स्टार्ट होता है, यही कन्फ्यूजन होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में 3.5 से, तो एस से स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, तो एस जैसा नहीं 3 है और 5 है तो 3.5 होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 3.5 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे स्टार्ट होता है 3.5 से, 4 से, 5 से। ओके ना, तो इसमें 3.5, 4, 5, तो यहाँ देख लीजिए, पहले ग्रेड भी देख लीजिए।
M10 से लेकर M15 तक हो जाता है। आगे जाइएगा तो M20 से लेकर M20 तक आ जाएगा, और अगला में सबसे लास्ट में 30 से मोर देन इक्वल टू होता है, मीन 55 तक जाता है। ओके ना। तो M10 से M15 तक, M10 से M15 तक जाता है, फिर M20 से 25 जाता है, और मोर देन चल जाता है 30। तो 3.5 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ओके, आगे चलते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू फ्लोइंग बेंडिंग मोमेंट। कहने का मतलब कोई रेनफोर्स्ड कंक्रीट रहेगा बीम इज सब्जेक्टेड टू फ्लोइंग बेंडिंग मोमेंट। कहने का मतलब अगर भाई कोई रेनफोर्स्ड रहेगा, तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट रहेगा तो उसमें क्या क्या मतलब बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्ट हो रहा है, से मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, फिर मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, फिर सेस्मेसिक लोड। ये सारे लोड रहेंगे। तो डेड लोड रहेगा तो, पहले डेड लोड रहेगा तो, और लाइव लोड रहेगा तो, और सेस्मिक लोड रहेगा तो डेड लोड रहेगा तो 50 किलो न्यूटन, लाइव लोड रहेगा तो भी 50 किलो न्यूटन, और सेस्मेसिक लोड भी है तो 20 किलो न्यूटन। ये सारे लोड हैं। अब पूछ रहा है ना कि डिजाइन करिए सब लोड को लेकर, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डिजाइन क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे देखिए, आपको दो वहाँ पढ़े होंगे डाटा, एक कोलैप्स के लिए पढ़े होंगे, एगो मतलब सर्विसिलिटी के लिए पढ़े होंगे। तो सर्विसिलिटी में क्या हो जाता है कि 1 होता है और डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, फिर होता है 1 और डेड लोड होता है, फिर लाइव लोड होता है, और फिर जाइएगा तो 1 हो जाता है, और फिर 0.8 1 डेड लोड होता है, प्लस में 0.8 लाइव लोड होता है, फिर प्लस में 0.8 कच्ची बोलते हैं अर्थ लोड होता है, या तो फिर विंड लोड हो जाता है। ये हो जाता है सर्विसिलिटी में। कोलैप्स में सब में 1.5 जाता है। तो 1.5 डेड लोड और लाइव लोड होता है, फिर 1.5 पे डेड लोड प्लस अर्थ लोड है तो विंड लोड होता है, और लास्ट में सब 1.2 से गुना हो जाता है। 1.2 डेड लोड लाइव लोड प्लस 1.2 डेड लोड, मतलब डेड लोड होगा, फिर लाइव लोड होगा, फिर प्लस में अर्थ क्विक लोड है तो विंड लोड होगा, सब में 1.2 से गुना होगा। ओके ना। तो इस कंडीशन में हम देखने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अब कैसे होगा, तो 1.2 है ना और डेड लोड लाइव लोड है, तो डेड लोड लाइव लोड को पुट कीजिए तो 150 आ जाएगा। फिर 1.5 है ना और डेड लोड लाइव लोड है ना, तो उसको मतलब काची बोलते हैं 50 हो जाएगा। और सेस्मेसिक लोड है, सेस्मेसिक लोड है वो भी अर्थ क्विक लोड में आता है। सेस्मेसिक लोड क्या होता है, अर्थ क्विक लोड में आता है, वो पुट कर लेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर 1.2 डेड लोड लाइव लोड और अर्थ क्विक लोड, तो अर्थ क्विक लोड में सेस्मेसिक लोड आ जाएगा। तो डेड लोड कितना 50, लाइव लोड कितना 50, और सेस्मेटिक लोड मतलब अर्थक्वेक लोड 20, वो पुट करेंगे आपको 144 आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा होगा ना वही हो जाएगा आंसर। तो 150 है, 105, 144 है, तो आंसर होगा 150। ओके, अब आगे चलते हैं क्या है। आगे आपका है पेल्टन व्हील ऑफ द डिजाइन पिच डायमीटर 1 मीटर एंड जेट डायमीटर 0.1 मीटर। द नंबर ऑफ द वकेट्स ऑन द रनर कंप्यूटेड बाय टेंगन्स फार्मूला। टेंगन्स जो होता है उसके फार्मूला से होता है, टेंगन्स फार्मूला से। ओके ना। तो आगे देखते हैं टेंगन्स फार्मूला होता क्या है। तो टेंगन्स फार्मूला जेड बराबर होता है। टेंगन्स फार्मूला किस में होता है, तो ये देख लीजिए कि पेल्टन व्हील जो होता है ना, पेल्टन व्हील उसमें होता है टेंगन्स फार्मूला 15 प्लस D/2D। जेड पेल्टन्स व्हील जो होता है ना, पेल्टन्स व्हील उसी को बात कर रहे हैं। पेल्टन्स व्हील जो टरबाइन होता है ना, पेल्टन्स व्हील टरबाइन, उसमें कह रहे हैं पेल्टन बिल्स टरबाइन। जो पेल्टन बिल्स होता है ना, पेल्टन्स बिल्स वो टरबाइन 15 प्लस D/2D, 15 प्लस D/2D होता है। 15 प्लस D/2D होता है। पेल्टन व्हील टरबाइन होता है ना, उसमें पेल्टन व्हील टरबाइन उसमें कह रहा है टेंगन्स फार्मूला होता है 15 प्लस D/2D। तो डी का जो होता है स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या होता है वो देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है पेल्टन व्हील डिजाइन द पिच डायमीटर 1 मीटर। तो अगर भाई तो पिच डायमीटर कहेगा तो कैपिटल डी, और जेट डायमीटर जो होगा वो स्मॉल डी। तो पेल्टन टरबाइन 1 होता है और जेट पर डायमीटर जो होता है 0.1 होता है। ओके, तो 15 प्लस D/2D, तो कैपिटल डी 1, स्मॉल डी 0.1 मीटर। तो डी 1 पुट करेंगे और नीचे कैपिटल स्मॉल डी 0.1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 20। ओके, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेस्ट, कंसिडर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ द सब ग्रेड रिएक्शन पेवमेंट डिजाइन द प्लेट बियरिंग टेस्ट। कहने का मतलब आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ कंडक्टेड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन पेवमेंट। मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन पेवमेंट, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन पेवमेंट पर मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन पेवमेंट, जो पेवमेंट होता है ना वो रिएक्शन पेवमेंट प्लेट बियरिंग टेस्ट होता है। आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ कंडक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इन पेवमेंट डिजाइन। रिएक्शन इन पेवमेंट डिजाइन पूछ रहा है, रिएक्शन इन पेवमेंट डिजाइन कहेगा तो प्लेट बियरिंग टेस्ट हो जाएगा। रिएक्शन इन पेवमेंट डिजाइन प्लेट बियरिंग टेस्ट हो जाएगा। ओके,
अब आगे क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हैं आगे क्या है। अ कंटिलीवर बीम स्पान एल बिल्ट इन द सपोर्ट रिस्टेंड अगेंस्ट द लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टोर्जन द फ्री इंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज फॉर द बीम आई एस इतना 2007, तो 0.5 फेल हो जाएगा। अगर भाई तो इफेक्टिव लेंथ और कहीं पूछा जाता था, वहाँ पे बताते थे आपकी फ्री होगा रिस्टेंड होगा उसमें, लेकिन इसमें अगर टोर्जन का देता है तो 1.5 फेल हो जाएगा। एल इफेक्टिव भी पूछेगा, लेकिन इसमें की पॉइंट क्या पकड़ना है कि टोर्जन कहेगा तो 1.5 फेल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कौन सा सही इसमें है? फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो फर्स्ट को हम याद करेंगे। द फेल्यूर ऑफ द बीम टेक पैलेस ड्यू टू द इल्ड ऑफ स्टील। जो फेल्यूर होता है ना बीम में, इल्ड ऑफ स्टील से होता है। कहने का मतलब है फेल्यूर ऑफ द बीम टेक पैलेस ड्यू टू द इल्डिंग ऑफ स्टील। फेल्यूर, जो फेल्यूर हो जाता है ना स्टील में, उसका बात करें। फेल्यूर ऑफ द बीम टेक पैलेस, फेल्यूर ऑफ द बीम, बीम का जो फेल्यूर होता है नो, फेल्यूर ऑफ द बीम टेक पैलेस ड्यू टू इल्डिंग ऑफ स्टील। इल्डिंग ऑफ स्टील के चलते फेल्यूर होता है। तो कहने का मतलब फेल्यूर ऑफ द बीम टेक पैलेस ड्यू टू इल्डिंग ऑफ द स्टील। इल्डिंग ऑफ मतलब फेल्यूर जो होता है स्टील में ना, इल्डिंग ऑफ स्टील से होता है। फेल्यूर ऑफ स्टील में होता है इल्डिंग ऑफ स्टील के चलते होता है, वो कह रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, इल्डिंग ऑफ स्टील से फेल्यूर होता है। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को तो पहले भी टेबल हम रिपीट कर चुके हैं, तो उसी को कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ में ही। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है, M20 से स्टार्ट होता है, उसका कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, फिर 25 होता है उसका कितना होता है, फिर 30 होता है उसका कितना होता है, 35 होता है उसका कितना होता है, और 35 के बाद 40 होता है उसका कितना होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो M20 होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 1.2 हो जाता है। 25 होता है तो 2 बढ़ाइए तो 1.4 हो जाएगा। M30 में तो 5 वाला जाएगा, 30 है 15 वाला तो 1.5 हो जाएगा 30 में। 35 रहेगा तो कितना हो जाता है 1.5 हुआ तो 2 बढ़ना है तो 1.7 हो जाएगा। फिर लास्ट में 140 तो 1.9 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं याद कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिए ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर M20 रहेगा, 25 रहेगा, 30 रहेगा, 35 होगा, फिर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 से स्टार्ट होगा, 2 बढ़ेगा तो 1.4 हो जाएगा। और 30 वाला में सिर्फ 5 वाला रहता है, तो 1.2 फिर 1.4 फिर 1.5 1.7 1.9 इतना आ जाता है। आपसे हमेशा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मतलब ये जो मतलब बार होता है ना, डिफॉर्म बार, उसके लिए 7% इंक्रीज करता है और कंप्रेशन में 25% इंक्रीज करता है। तो डिफॉर्म बार का पूछेगा ग्रेड देकर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, M20 ग्रेड का डिफॉर्म बार के लिए कितना हो जाता है, तो 60% यूज करता है ना, तो 160 हो जाएगा, तो 1.60 हो जाता है। ये नहीं कि 60% बढ़ाना है, डायरेक्ट 160 कर देना है, 1.60 हो जाए तो 1.2 मल्टीपल 1.60, 1.2 मल्टीपल 1.60 तो कितना आएगा वो 1.92 न्यूटन पर mm ओके स्क्वायर। इतना हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए लिमिट स्टेट डिजाइन बोर्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन बाय द इतना फॉर द M20 ग्रेड। कहने का मतलब कोई चीज़ याद करना, अच्छा वही करना है। M20 ग्रेड के लिए तो 1.92 यहाँ पे आंसर आया ना, वही कह रहा है, वही क्वेश्चन का है कि M20 का डिफॉर्म्ड बार के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना था, तो निकल गया। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सेचुरेटेड विथ द वाटर दैट ड्राई स्टेट कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कहने का मतलब है द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेचुरेटेड विथ वाटर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है सेचुरेटेड विथ वाटर, सेचुरेटेड होता है, दैट इज ड्राई स्टेट इज नोन एज, दैट इज ड्राई स्टेट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, उसे हम कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहते हैं। द रेशियो ऑफ, जो रेशियो पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल का पूछ रहा है, मटेरियल सेचुरेटेड विथ वाटर, वाटर से सेचुरेटेड है, दैट ड्राई स्टेट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। ओके ना। द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल सेचुरेटेड, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेचुरेटेड विथ वाटर, वाटर से सेचुरेटेड होता है, टू दैट इन ड्राई स्टेट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सेचुरेटेड, कंप्रेसिव मटेरियल सेचुरेटेड है विथ वाटर, वाटर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सेचुरेटेड है वाटर से, तो ड्राई स्टेट तो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। सेचुरेटेड है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेचुरेटेड है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सेचुरेटेड है, तो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसिडर द हार्ड सरफेस लाइनिंग कैनाल। सॉइल कैनाल जो होता है ना, सॉइल कैनाल जो होता है हार्ड नहीं होता है, तो आप भी जान रखें द हार्ड सरफेस ऑफ लाइनिंग ऑफ कैनाल नोट। कौन नोट? इसमें से सॉइल कैनाल जो होता है कभी हार्ड होगा नहीं। अब देखिए कह रहा है कि द सेचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। कहने का मतलब है सेचुरेशन कैपेसिटी दिया है, फील्ड कैपेसिटी दिया है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया है, रिस्पेक्टिवली तीनों दिया है। द अवेलेबल मॉइस्चर
द क्रॉप्स ग्रोथ इन द सॉइल, ये सब दिया हुआ है तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या होगा। फील्ड कैपेसिटी दिया था 27%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 14% दिया था, अवेलेबल मॉइस्चर आपको कितना दिया था अवेलेबल मॉइस्चर, अब अवेलेबल मॉइस्चर पूछ रहा है ना, कितना दिया था 27%, 14%, 27%, 14% दिया है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 47% दिया है। तो इसमें परमानेंट अवेलेबल मॉइस्चर पूछ रहा है ना, तो अवेलेबल मॉइस्चर पूछेगा, तो अवेलेबल मॉइस्चर पूछेगा तो उससे मतलब नहीं है। अवेलेबल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से मतलब है। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट देखिए कितना दिया हुआ है इसमें, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितना है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉइल 47 और 37 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तब क्या होगा यहाँ पे 27 और 14, पहले कुछ ही दिया है, सेचुरेटेड कैपेसिटी है, फिर फील्ड कैपेसिटी है एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है। तो परमानेंट पहले फील्ड कैपेसिटी 27% और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 14% रिस्पेक्टिवली। तब अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ क्रॉप ग्रोन द सॉइल, क्या अवेलेबल मॉइस्चर होगा वो पूछ रहा है। तो अवेलेबल मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अवेलेबल मॉइस्चर के लिए क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अवेलेबल मॉइस्चर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर, जो अवेलेबल मॉइस्चर पूछता है तो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, जितना फील्ड कैपेसिटी है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को घटा देंगे तो आपको अवेलेबल मॉइस्चर पता चल जाएगा। अवेलेबल मॉइस्चर पता क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी जो है से माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी कितना हो जाता है 27% और परमानेंट जो होता है 14% हो जाता है। टेंशन आ जाएगा आपको। तो अवेलेबल मॉइस्चर के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, फील्ड कैपेसिटी जितना है वो माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी 27% और 14%, यहाँ 13% हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, द एनुअल पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वर्टेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज एन्यूटी। उसको एन्यूटी बोलते हैं, एनुअल पीरियड के लिए तो एन्यूटी बोलते हैं। द एनुअल ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट, एनुअल ऑफ द पीरियोडिक एनुअल ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट, एनुअल ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वर्टेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज, तो उसको एन्यूटी बोलते हैं। एन्यूटी क्या होता है, एन्यूटी होता क्या है, द एन्यूटी और पीरियोडिकल पेमेंट, एन्यूटी और पीरियोडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वर्टेड ऑन द प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज, उसको हम एन्यूटी बोलते हैं। एनुअल पीरियोडिक पेमेंट जो होता है, एनुअल बोलेगा तो एन्यूटी बोलेगा, एनुअल पेमेंट जो होता है एन्यूटी बोलेंगे। आगे चलिए क्या है, 20 ईयर्स रोड प्लान था। तो पहले होता है 20 ईयर्स रोड प्लान, फिर होता है सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, फिर थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान। तीनों का यहाँ पे डिटेल है। पहला है नागपुर, फिर है बम्बे, फिर है लखनऊ। तो नागपुर रोड प्लान, फिर बम्बे बम्बे रोड प्लान, उसके बाद लखनऊ रोड प्लान। तो ठीक है, नागपुर क्या था, कब से कब था, तो 1943 से लेकर 1963 तक था, 20 साल का था। तो 1943 से लेकर 1963 तक कहना सकते हैं, तो 1961 भी डायरेक्ट कहिए। तो 1943 से लेकर 1981 तक कह सकते हैं नागपुर को। ये खाली याद रखिए कि स्टार्ट कब हुआ था, 1943 से, और 20 साल तो 1981 तक कर दीजिए। 1981 से लेकर 1961 तक कीजिए, 1943 से 1961 कीजिए। नागपुर जो है ना 61 तक जाता है, 1943 से 1961, 1961 से 1981 और फिर 1981 से 2001 तक ये जाता है। तो सबसे पहले 20 में क्या है, नागपुर, फिर है बम्बे, फिर है लखनऊ। तो 1943 से लेकर 1961, फिर 1961 से 1981, 1981 से 2000 तक। ओके, टोटल लेंथ, चलिए उसको हटाते हैं। फिर डेंसिटी देखिए कितना था, डेंसिटी कितना था आपको, नागपुर का कितना था, बम्बे का कितना था, लखनऊ का कितना था। तो डेंसिटी था 16 किलोमीटर, किसके लिए, नागपुर के लिए 16। उसके बाद 32 था, फिर 82 था। तो ऐसे 16, 32, 82 याद कीजिए ना। पहले आपको जानता है कि नागपुर है, फिर बम्बे, लखनऊ है। तो 16 डेंसिटी है, फिर 32 है, फिर 82 है। ओके, रोड लेंथ 100 किलोमीटर एरिया, 100 किलोमीटर एरिया, 100 किलोमीटर एरिया वो दिया हुआ है। फिर इसका देखिए मतलब पूछा गया है कि कैसा पैटर्न क्या था, पैटर्न। तो नागपुर है नाक जैसा है, तो स्टार बना हुआ रहता है नाक का ना। तो उसी तरह से कह रहा है नागपुर है तो स्टार एंड ग्रिड होता है। और बम्बे का कोई नहीं है, कोई माए बाप नहीं, उसका पैटर्न ही नहीं है बम्बे का, जैसे तैसे है बम्बे। नागपुर का है स्टार एंड ग्रिड। और उसके बाद क्या है, स्क्वायर एंड ग्रिड किसका है आपको, ये लखनऊ का। लखनऊ का कैसा पैटर्न है, स्टार एंड ग्रिड इसका है लखनऊ का। नहीं, स्टार तो हो गया ये नाक का स्टार, इसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका। किसका स्क्वायर है, मैंने लाखों में एक है उसका स्टार है। तो लखनऊ लाखों में एक है तो स्टार है, तो सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर, स्टार किसका, नागपुर का, और स्क्वायर किसका, लखनऊ का। और बम्बे का कोई पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न कंफर्म कीजिए, नागपुर का कौन सा पैटर्न, स्टार पैटर्न,
और लखनऊ का कैसा स्क्वायर पैटर्न है, बम्बे का कोई पैटर्न नहीं है। अब कह रहा है एक्सप्रेस वे द हैज बी कंसिडर्ड 16 किलोमीटर, और इसमें 16,000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, इसमें 2000 किलोमीटर। वो कह रहा है तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की बात करेगा तो नागपुर को डेवलपमेंट कितना था, नागपुर का 15% था, और कैसे बोलते हैं बम्बे का 5% था, और लास्टली जो है आपका कौन सा है, लखनऊ, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं था। लखनऊ तो लाखों में है, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, तो लखनऊ का कोई डेवलपमेंट नहीं था। 15% था वो किसका, नागपुर का, बम्बे का 5%। नागपुर का कितना 15% है, बम्बे को 5%, लेकिन लखनऊ का कोई डेवलपमेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे है द वैल्यू इज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्सल फ्लो ऑफ द पाइप अ चेक वॉल्व। कहने का मतलब है वॉल्व, द वॉल्व यूज्ड फॉर द प्रिवेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन पाइप इज अ चेक वॉल्व। कहने का मतलब है कि अ वॉल्व यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द रिवर्सल फ्लो, रिवर्सल फ्लो को रोकना है ना तो चेक वॉल्व हो जाता है। कह रहा है कि द वॉल्व यूज्ड फॉर प्रिवर्सन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन अ पाइप चेक वॉल्व कहते हैं उसको हम। चेक वॉल्व किसको बोलते हैं, जो कोची प्रिजर्वेशन कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ द रिवर्सल ऑफ फ्लो, जो रिवर्सल फ्लो होता है ना उसको रोकना है तो उसको बोलते हैं चेक वॉल्व। कहने में जब फ्लो कोई हो रहा है ना, पानी के जैसे फ्लो हो रहा है, तो फ्लो जो हो रहा है ना तो रिवर्सल फ्लो जो होता है पाइपलाइन में वो चेक वॉल्व हो जाता है। रिवर्सल फ्लो इन पाइपलाइन, रिवर्सल फ्लो इन पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है ना उसमें रिवर्सल फ्लो हो रहा है, जो पाइपलाइन है उसमें रिवर्सल फ्लो हो रहा है तो वो चेक वॉल्व होता है। ओके ना। अब वॉल्व यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रिवर्सल फ्लो इन पाइपलाइन, उसको क्या बोलते हैं, आज चेक वॉल्व बोलते हैं। चेक वॉल्व जानते हैं ना, कहाँ चेक वॉल्व जानते हैं आप, चेक वॉल्व कौन होता है, चेक वॉल्व जो रिवर्सल फ्लो को पाइप में जो होता है ना रिवर्सल फ्लो, उसको भी बोलते हैं चेक वॉल्व। रिवर्सल फ्लो होता है कहाँ, रिवर्सल फ्लो पाइप में, और चेक वॉल्व होता है। कहने का मतलब है कि पाइप यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिवर्सल फ्लो तो चेक वॉल्व, रिवर्सल फ्लो को लिए चेक वॉल्व। ओके, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द IS इतना आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच द कंसिडर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेचुरेटेड स्टील इंपॉर्टेंट इन डिजाइन मैक्सिमम परसेंट इलोंगेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गेज लेंथ। कहने का मतलब है कि इसके हिसाब से IS कोड के हिसाब से आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज कंसिडर्ड एज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सेचुरे स्ट्रक्चर स्टील इंपॉर्टेंट इन डिजाइन द मैक्सिमम पर सेंटीमीटर इलोंगेशन ऑफ स्टैंडर्ड गेज लेंथ। मैक्सिमम डिजाइन करना था, मैक्सिमम परसेंट इलोंगेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गेज लेंथ। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कह रहा है इसके हिसाब से प्रॉपर्टी बीच कंसिडर, क्या प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, एज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर स्टील इंपॉर्टेंट इन डिजाइन, डिजाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम परसेंट इलोंगेशन ऑफ द स्टैंडर्ड गेज लेंथ, मैक्सिमम परसेंट इलोंगेशन ऑफ द गेज लेंथ वो है। ओके, आगे देखते हैं। आगे फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको यूनिट वेट के लिए, उसके बाद ड्राई यूनिट वेट के लिए ऐसा फार्मूला याद करना पड़ेगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए फार्मूला कहता है G+SE बटा में 1+E और बगल में गामा W। तो मतलब यूनिट वेट के लिए रिलेशन जो दिया जाता है ओ कह रहा है कि यूनिट वेट के लिए रिलेशन क्या होता है, यूनिट वेट के लिए रिलेशन क्या होता है, तो बल्क यूनिट वेट है तो यूनिट वेट के लिए रिलेशन क्या होता है, बल्क यूनिट वेट के लिए रिलेशन क्या होता है G+SE, G+SE होता है, पल से होबे करता है G+SE इंटू में गामा डालो बटा में 1+E, तो G+SE G हो गया फिर प्लस में SE हो गया, G+SE गामा डालो बटा में 1+E, ये हो जाता है बल्क यूनिट वेट के लिए रिलेशन। फिर ड्राई यूनिट वेट के लिए, तो ड्राई यूनिट के लिए ऊपर होगा, ड्राई यूनिट वेट के लिए क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट के लिए गामा B, बल्क यूनिट वेट ऊपर बल्क वाला ऊपर जाएगा 1+W हो जाएगा, तो ऊपर बल्क यूनिट वेट चल जाएगा। तो भाई ड्राई यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बल्क यूनिट वेट प्लस में 1 बटा में 1+W हो जाता है। और पोरोसिटी के जानवर करता है N/1+E, अभी कहेगा तो N/1 - N। और सेचुरेशन के लिए यहाँ है, सेचुरेटेड के लिए G+E बटा में 1+E गामा W होता है सेचुरेटेड के लिए। और यहाँ पे देखिए सबमर्ज के लिए फॉर्मूला दिया है ऊपर, सबमर्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सबमर्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट के लिए क्या होता है, सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सेचुरेटेड सबमर्ज के लिए सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही तो होता है। सबमर्ज के लिए क्या होता है, सबमर्ज के लिए सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल रेशियो, जो सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है सॉइल उसका रेशियो क्या होता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल उसका रेशियो क्या होता है, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द फुली सेचुरेटेड। वही यहाँ पे सेचुरेटेड यूनिट वेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे था ना
सेचुरेटेड यूनिट वेट का, तो वही कह रहा है सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल किसका रेशियो होता है, तो बल्क यूनिट वेट व्हेन इट इज फुली सेचुरेटेड। कहने का मतलब है कि सेचुरेटेड यूनिट वेट सॉइल का रेशियो किसका होता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट, जो सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है ना सॉइल का रेशियो किसका होता है, तो बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन द फुली सेचुरेटेड। बल्क यूनिट वेट व्हेन द फुली सेचुरेटेड उसका रेशियो होता है सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सेचुरेटेड जो होता है ना, ये सब नहीं, सेचुरेटेड पूरा सेचुरेट रहता है ना, वो सेचुरेटेड यूनिट वेट किसका रेशियो होता है, तो बल्क यूनिट वेट टू द फुली सेचुरेटेड। बल्क यूनिट वेट टू द फुली सेचुरेटेड, बल्क यूनिट वेट सेचुरेटेड के लिए बल्क यूनिट वेट टू द फुली सेचुरेटेड। सेचुरेटेड के पूछ रहा है तो बल्क यूनिट वेट, सेचुरेटेड है ये तो बल्क में ना करेगा, सेचुरेटेड है तो बल्क यूनिट वेट टू द सेचुरेटेड फुली सेचुरेटेड। ओके, अब यहाँ कह रहा है पी इनर्ट प्रेशर, डी डायमीटर और टी थिकनेस वाल सिलेंड्रिकल सेल देन वैल्यू ऑफ हुप स्ट्रेस, तो पी बटा टू टी। हुप स्ट्रेस में याद रखिए कि पी बटा टू टी फॉर्मूला होगा हुप स्ट्रेस के लिए, पी बटा टू टी, हुप के लिए पी बटा टू टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए वही कर रहा है सर्कुफरेंशियल हुप स्ट्रेस तो पी बटा टू टी, लॉन्जिटुडिनल एक्सियल स्ट्रेस तो पी बटा फोर टी। तो वही कहाँ यहाँ पे देखिए कोई चीज़ था यहाँ पे पी बटा टू टी ना, यहाँ किसके लिए था, हुप स्ट्रेस इंटरनल प्रेशर डायमीटर ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज सिलेंड्रिकल सेल भी वैल्यू ऑफ द हुप स्ट्रेस पी बटा टू, सिलेंड्रिकल रहेगा तो पी बटा टू था, लेकिन वही सर सिलेंड्रिकल बोला ना तो हुप स्ट्रेस क्या होगा, पी बटा टू टी, लेकिन वही कह दे आपसे सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस तो पी बटा टू टी हो जाएगा इसका भी, और लॉन्जिटुडिनल कहेगा तो पी बटा 40 होगा। तो हुप स्ट्रेस के लिए 3 फार्मूला है, अगर बाय द वे सिलेंड्रिकल कहेगा तो पी बटा टू टी हो जाएगा, अगर बाय द लॉन्जिटुडिनल कहेगा लॉन्जिटुडिनल कहेगा तो 40 बटा टू टी हो जाता है, अगर वही कर दे सर्कमफ्रेंशियल बोल दे तो उसके लिए होता है पी बटा टू टी, सर्कमफ्रेंशियल पी बटा टू टी, पी बटा 40 हो जाता है लॉन्जिटुडिनल के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें बहुत सारे मतलब जो बोगस कंपाउंड होते हैं ना उसी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए बोगस कंपाउंड कौन कौन होते हैं उसको देख लेते हैं। आपका जो बोगस कंपाउंड होता है ना, पहले सबसे पहले क्या होता है, एलाइट, फिर होता है मानो यहाँ पे जो है ना ईयरली स्ट्रेंथ कौन देता है, C3A जो होता है से देता है, तो पहले सेलाइट ना होगा, C3A जो होता है, फिर C4AF हो जाता है, फिर C3S होता है, फिर C2S हो जाता है। तो इसको C3A को ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट और C4AF हो जाता है, फिर C3S हो जाता है, फिर C2S हो जाता है। तो आपको देखिए C3A जो है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बताते हैं। तो ईयरली स्ट्रेंथ देता है, नहीं ये ईयरली स्ट्रेंथ नहीं देता है, सॉरी ईयरली स्ट्रेंथ कहाँ गया, वो देता है काउज इनिशियल सेटिंग, हाँ तो ये यहाँ से स्टार्ट है। अगर वैसे C3A का प्रॉपर्टी पूछते हैं तो क्या देता है, ये जो मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम देता है हाई अमाउंट ऑफ द हाइड्रेशन, तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, C3A का। तो ईयरली सेटिंग कौन देता है आपको, स्ट्रेंथ की बात नहीं करें, ईयरली सेटिंग की बात करेंगे तो C3A जो होता है ईयरली सेटिंग देता है, ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट जो होता है ईयरली सेटिंग देता है। और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, तो यही C3A ही देता है, जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट। आपको सेटिंग फास्ट देगा लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा देता है। ओके, अब आया C3A हुआ ना से, C3A हुआ से, उसके बाद आया C4AF है लेटरल स्ट्रेंथ, ये थोड़ा लेट से देता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, C4AF, ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। ओके, अब आगे आते हैं, वही 860 वाला है। हाई अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब इधर देखते हैं, कह रहा है ईयरली स्ट्रेंथ। अगर ईयरली स्ट्रेंथ की बात करता है तो ईयरली स्ट्रेंथ कौन देता है, तो C3S देता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है, एल्यूमिनेट नहीं सिलिकेट। अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलेगा तो ईयरली स्ट्रेंथ देता है। ओके ना, हाई अमाउंट ऑफ द हाइड्रेशन ये नहीं होगा। ओके, अब कह रहा है यहाँ पे कि अगर भाई देवे यहाँ पे C2S तो ये आपको लेटरल स्ट्रेंथ देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है। तो कहने का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है, तो C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, आगे बढ़िए, कह रहा आगे था फेल्योर ऑफ द ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ड्यू टू, तो पहले ही बता दिया कि तीन होता है, वो बैलेंस सेक्शन होता है, एक अंडर सेक्शन होता है, और ओवर होता है। तो ओवर जो होता है ना उसमें सबसे पहले कौन फेल्योर में आएगा, ओवर रेनफोर्स्ड में आपको कंक्रीट फेल्योर आ जाएगा। अगर भाई अंडर रेनफोर्स्ड कहेगा तो पहले स्टील फेल्योर आ जाएगा। अंडर रेनफोर्स्ड कैसा होता है, डक्टाइल फेल्योर होता है, ओवर क्या होता है, ब्रिटल फेल्योर होता है। ओके, तो आपको वही पूछ रहा है इसमें कि अगर भाई देवे ओवर रेनफोर्स्ड कंक्रीट रहेगा तो ड्यू टू फेल कंप्रेशन फेल्योर, हाँ कंप्रेशन ही होगा ना। अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो कैसा फेल्योर होगा, ओवर रेनफोर्स्ड पहले आपका कंक्रीट फेल्योर होगा तो कंप्रेशन फेल होगा। अगर बाई द वे अंडर रेनफोर्स्ड है तो पहले स्टील फेल होगा तो टेंशन फेल्योर होगा।
तो यही पूछ सकता है, कई क्वेश्चन इसे बोलता है। अगर भाई अंडर एंड रहेगा तो पहले स्टील फेल्योर होगा, कैसा होगा तो डक्टाइल फेल्योर होगा, कैसा होगा तो टेंशन होगा। वही कह देता है ओवर एंड पोस्ट है तो कैसा फेल्योर होगा, आपका ब्रिटल फेल्योर होगा, और पहले कंक्रीट फेल होगा और कंप्रेशन फेल्योर हो जाएगा। ओके, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर से ओवर से। आगे देखते हैं क्या है, सेफ स्टॉपिंग साइड। अच्छा, डिजाइन स्पीड इतना है, सेफ स्टॉपिंग साइड, बाप रे बाप, पढ़कर टेबल दिया है सर जी। देखिए टेबल क्या कहता है, कह रहा है ना कि डिजाइन स्पीड और सेफ स्टॉपिंग साइड। अगर बाई द वे 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है तो सेफ स्टॉपिंग साइड क्या होगा, तो 20 मीटर पे हो जाएगा। 25 से चल रहा है तो 25 मीटर पे हो जाएगा। अगर 30 से चल रहा है तो 30 पे हो जाएगा। लेकिन 40 किलोमीटर पर घंटा से अगर गाड़ी चल रहा है तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, तो 45 हो जाएगा। अगर 50 से चल रहा है तो 60 हो जाएगा, 60 से चल रहा है तो 80 हो जाएगा, 65 से 90 हो जाएगा, 80 से 120 हो जाएगा, 100 से 180 हो जाएगा। तो कन्फर्म ध्यान लगाइए, अगर 20 के किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चल रहा है, 25 के और 30 से, तीनों सेम हो जाता है। 20, 25, 30 ध्यान लगाइए, 20 रहेगा तो 25 रहेगा तो और 30 रहेगा तो 20 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है तो 30 से 20 के बाद 25 से चल रहा है तो और 30 से चल रहा है तो तीनों रहेगा, तब स्टॉपिंग साइड सेम हो जाएगा। लेकिन 40 रहेगा, 40 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है आपको गाड़ी, तो सेफ स्टॉपिंग साइड कितना होगा, 40 रहेगा तो 45 में जाएगा। अगर 50 रहेगा तो 60 में, 40 में 45 जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है तो 45 में स्टॉपिंग साइड होगा। 50 में चल रहा है तो 60 जाएगा, 50 में 60 जाएगा, 60 में जा रहा है तो 80 जाएगा। तो 50 में 60, 40 में 50, 40 में 45 हो जाता है, 40 की कोई बात नहीं है, 40 में 45 जाता है तो 50 में 60 जाता है और 60 में 80 जाता है, 65 में 90 जाता है, 80 में 120 जाता है, 100 में 180 जा रहा है। आई मीन कहने का मतलब इधर जो दिया हुआ है से स्पीड दिया है किलोमीटर पर घंटा में, उसको स्टॉपिंग साइड दिया है। अब आपको आग बंद करके बताइए हमको, अगर 20 का स्पीड से रहेगा तो 20 पे, अगर 40 का रहेगा तो 45 पे रुकेगा जाके, 50 पे रहेगा तो 60 पे रुकेगा, 60 पे रहेगा तो 80 पे रुकेगा, 65 पे रहेगा तो 90 पे, 80 पे रहेगा तो 120 पे, 100 पे रहेगा तो 150 पे। ओके, याद हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड रोड कांग्रेस रिकमेंडेड व्हाट विल बी द डिजाइन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर एट द व्हीकल स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा रूरल हाईवे। अगर 80 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से है तो कितना हो जाएगा, 80 कहवे किया था तो 80 किया तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 120 हो जाएगा। अब देखते हैं पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ द पेंट, PVC जो होता है ना, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ द पेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट ऑफ द पेंट। कहने का मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ पेंट, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ द पेंट, द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट। तो याद कीजिए, यहाँ से कह रहा है पिगमेंट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द पेंट, पिगमेंट वॉल्यूम के लिए, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, PVC का फॉर्मूला है, PVC का फॉर्मूला याद कीजिए ना, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, PVC होता है ना, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, पेंट जो होता है ना उसमें वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंसंट्रेशन पेंट। याद कीजिए, आपका PVC लेकर क्लियर रेशियो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, वॉल्यूम ऑफ जो पिगमेंट होता है पेंट में होता है, बट्टा में टोटल वॉल्यूम ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट, बट्टा में नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट इन पेंट, बट्टा में टोटल वॉल्यूम कर रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट, बट्टा में टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल स्केल यूज टू मेजरिंग द यूनिट टेंथ एंड हंड्रेड ऑफ द यूनिट। कहने का मतलब डायगोनल जो स्केल होता है ना उसका बोल रहा है, वो यूनिट टेंथ और यूनिट हंड्रेड दोनों को मेजर करता है। डायगोनल है ना तो यूनिट, ऐसे डायगोनल बता दे रहे हैं कि मीटर में होता है, डेसीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, 3 को यूनिट मापता है। प्लेन जो होता है सेंटीमीटर और mm मापता है। तो इसमें कह रहा है 1/10 100 दोनों यूनिट होता है, 1/10 100 दोनों यूनिट होता है। कौन सा में, तो आपको डायगोनल स्केल में, डायगोनल स्केल में। ओके, अब देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रेवलिंग ऑफ द रोड सर्वेइंग। कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा था, सबसे ऊपरला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सबसे ऊपरला रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कौची, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स अ ट्रेवलिंग रोड ऑफ सर्वेइंग, ट्रेवलिंग रोड ऑफ सर्वेइंग, ट्रेवलिंग रोड ऑफ सर्वेइंग को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आंख बंद फिगर पॉइंट डाल लीजिए ध्यान में, ट्रेवलिंग सर्वेइंग के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देख रहे हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन काउज्ड बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन एनुअल। देखिए एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा है।
कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लेनेशन काउज्ड बिकॉज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट सन। कहने का मतलब जो चक्कर लगाता है ना सन के चारों ओर आपका अर्थ है, पृथ्वी चक्कर लगाता है, वो कह रहा है उसके बारे में एनुअल वेरिएशन आता है। वो बस जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है ना, एनुअल वेरिएशन में आता है। ओके, आगे चलते हैं। टिचियोमेट्रिक सर्वे। टिचियोमेट्रिक सर्वे branch of the surveying in which the horizontal and vertical distance determined horizontal or vertical horizontal or vertical दोनों taking angular observation with the instrument is known as टिचियोमीटर। okay, टिचियोमीटर surveying adopted in the rough or tough difficult terrain where the direct leveling and chain either not possible to very tedious। क्या कंपास सर्वे और टिचियोमेट्रिक सर्वे कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन था जो ये पूछा। फिर कंपास सर्वेइंग हो गया, फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, फिर लेवलिंग हो गया, फिर प्लेन टेबल से फिर लेवलिंग हो गया। क्या क्वेश्चन था? अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं था, समझ लीजिए इसमें कि टिचियोमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, फिर कंपास सर्वेइंग क्या है। टिचियोमेट्रिक सर्वेइंग थोड़ा टेडियस हो जाता है, थकाऊ होता है टिचियो सर्वेइंग, वो कह रहा है टेडियस। कह रहा है ना टिचियोमेट्रिक सर्वेंट अडॉप्टेड द rough and difficult terrain where the direct leveling and chaining are not possible very tedious। मैंने कहें टिचियोमीटर कहाँ यूज करते हैं? द टिचियोमीटर सर्वे अडॉप्टेड रफ इन डिफिकल्ट ट्रेन, जहाँ रफ हो मतलब रफ और डिफिकल्ट हो वहाँ पे आपको मैंने ये जो है ना लेवलिंग और चैनिंग टेडियस होगा, मैंने थका हुआ लेवलिंग और चैनिंग जब थका होगा तो उसके लिए टेडियस हो जाएगा, तो टिचियोमीटर सर्वे का यूज करेंगे। लेवलिंग और सर्वेइंग जो होता है टेडियस हो जाएगा, मैंने थकाऊ हो जाएगा, तो टिचियोमीटर सर्वे का हम यूज करेंगे। कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं। कंपास सर्वे, कहने का द कंपास सर्वे जनरली यूज्ड इन द रन आ टर्नवर्स लाइन। ओके, फिर आया प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे को देख रहे हैं। प्लेन टेबल सर्वे जो उसका बात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड सर्वे इन बीच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन सिमिचुअसली। कहने का मतलब है प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड सर्वे विच इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन सिमिचुअसली। कहने का मतलब फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों सिमिचुअसली डन होता है, वो प्लेन टेबल सर्वे में होता है। सिंपल एंड चीपर दैन थियोडोलाइट सर्वे बट मोस्टली सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे। स्मॉल स्केल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे मैंने सुटेबल होता है। लेवलिंग इज द ब्रांच ऑफ द सर्वेइंग इन विच द इंजीनियरिंग मेजरमेंट लेवल, इसमें लेवल किया जाता है। लेवलिंग इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द इंजीनियरिंग मेजरमेंट लेवल किया जाता है इसमें। ओके, डन, कंप्लीट।